और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की जिला राजन्ना सिरसिला के किसान रमन्ना रेड्डी ने जब से फूलों की काश्तकारी शुरू की है, इनकी जिंदगी में बहार आ गई है। देखिए दक्कनी जबान में एक खास रिपोर्ट। किसानों के दुख भरे वाकयात से अखबार भरे हुए हैं, मगर राजन्ना सिरसिला जिले के मुस्ताबाद मंडल में है सो चप्पलापल्ली गाँव के किसान रमन्ना रेड्डी न सिर्फ खुद हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि उनकी वजह से कित्ते की घरों में लोग सुकून से जी रहे हैं। ऐसे औरतें जिनकी सुबह घरों में झाड़ू लगाने से और शाम पोछा मारने से होती थी, अब सुबह से शाम तक फूलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। रमन्ना रेड्डी दूसरे किसानों से हटके अलग ही पैदावार पे तवज्जो दिए। उन्होंने सोचे फूल एक ऐसी चीज है जो हर मौके पे इस्तेमाल होता, फूलों का धंधा करना अच्छा है। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के शहर पुणे जाके फूलों की काश्त की ट्रेनिंग लिए। वापस गांव को आने के बाद 3 एकड़ जमीन पे फूलों के पौधे लगाए। उन्होंने महसूस करे फूला तेलंगाना में नहीं बल्कि दूसरे स्टेटों में भी लोग अच्छी कीमत से खरीद रहे हैं। बच्चे बड़े औरतां मर्दवे हर कोई फूलों का शौकीन है। बाज औरतां बूढ़े भी हो गए तो बालों में गजरा लगाना नहीं छोड़ रहे। अक्सर लीडरा आखिरी उम्र तक भी फूलों के हारा गले में डालने के ख्वाहिशमंद हैं। फूलों का बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। रमन्ना रेड्डी बिजनेस को बढ़ाने के वास्ते केडीसी बैंक से 60 लाख रुपए का लोन लिए, जिसमें 75% सब्सिडी तेलंगाना हुकूमत दे रही। रमन्ना रेड्डी अब 20 एकड़ जमीन पे फूलों की काश्त कर रहे हैं। उनको जबरदस्त फायदा हो रहा, मगर ये फायदा चुपका चुबिच नहीं हो रहा। फूलों के कारोबार में मौसम के हिसाब से झाड़ों को पानी पहुंचाना पड़ता, धूप छाँव सर्दी गर्मी का ख्याल रखना पड़ता। पौधों में भी जान होती है, पौधे भी बीमार होते। बीमारी से बचने के लिए एक दिन और दवा छिड़कना जरूरी है। पौधों की 75 दिनों तक हिफाजत करे तो फूला खिलते 6 दिनों के अंदर पैकिंग करके जहाँ भेजना है वहाँ पे भेजे तो ठीक रहता, नहीं तो फूलों के साथ साथ फूला बेचने वाले का मुंह भी मुरझा जाता। रमन्ना रेड्डी मार्केटिंग के वास्ते एक टीम भी रखे हुए हैं। अलग अलग रंगों और नमूनों के ये फूला, पत्ते, यहाँ तक के डालियाँ भी देखने में बहुत खूबसूरत हैं, मगर फूलों में खुशबू नहीं है। डालियाँ नलियों के जैसे अंदर से पोखल हैं। खुशबू नहीं होने के बावजूद ये फूला अपनी दिलकशी की तरफ से धूम मचा रहे हैं। खुशबू है या नहीं है सबको थोड़ा ही मालूम, ये तो अंदर की बात है। बाहर की बात ये है गुलदस्ते पे कवर चढ़ा दिए तो किसको मालूम होता खुशबू है या नहीं है। दुकान की ओपनिंग या फिर कोई प्रोग्राम में गेस्टों के वास्ते अगर ये फूला इस्तेमाल करे तो कौन खरीद जाके फूलों को सूंघता। बहरहाल रमन्ना रेड्डी के बिजनेस से इनको तो फायदा हो रहा, साथ में 25-30 खानदान भी रोजगार से लगे हुए हैं। ये तो रही इत्मीनान की बात। अब फिक्र की बात यह है अगर दूसरे किसान भी इनका देखा देखी फूलों के कारोबार में घुस गए तो अवाम का क्या होगा। खेतों में अनाज के बदले चारों तरफ फूला खिलेंगे। ये तो नज़ारा देखने में बहुत अच्छा दिखेगा, मगर फूला खा के तो जिंदा नहीं रह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना रियासत के पहले मुस्लिम वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जुमेरात को अपना ओहदा संभालेंगे। महमूद अली जुमेरात को 4 बजे सेक्रेटरीट के डी ब्लॉक में शाम 4 बजे अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले वो दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली पहुंचकर जियारत करेंगे, दरगाह पर चादर गुल पेश करेंगे और रियासत में अमन व अमान और तेलंगाना की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। उधर नए वज़ीर दाखिला को मुख्तलिफ अहम शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। महेश भगवत, जानकी शर्मिला, AK खान और दिगर ने महमूद अली को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि महमूद अली को तेलंगाना के पहले मुस्लिम नायब वज़ीर आला होने का एजाज हासिल है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की कारगुजार सदर के तारक रामाराव सिरसिला पहुंचने पर पार्टी कारकुनों ने जबरदस्त उनका इस्तकबाल किया। KTR पार्टी नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मरतबा अपने हल्का असेंबली का दौरा कर रहे हैं। KTR को के चंद्रशेखर राव ने पार्टी को रियासत में मुस्तहकम करने और साथ ही रियासत में होने वाले पंचायत राज इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी से हमकिनार करने की जिम्मेदारी दी है।
उधर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के 52 मसाइल को हल कराने के लिए दबाव बनाने का ऐलान किया है। पार्टी लीडरों ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के मसाइल को हल करने की संजीदा कोशिश नहीं की। पार्टी लीडर जितेंद्र रेड्डी ने पार्टी की जानिब से मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया है। टीआरएस की खातून लीडर व रुकने पार्लियामेंट की कविता ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी सियासत आए और मुल्क की क़यादत करे। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह मुल्क में फेडरल फ्रंट की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्रंट पार्टियों के लिए नहीं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए होगा। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम भी आयद किया। आने वाले जो दिन होंगे वो रीजनल पार्टीज के लिए होंगे। आने वाले दिन में ये नेशनल पार्टीज जो हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, इनको ट्रिपल तलाक याद आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है इनको मंदिर याद आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है इनको राफेल याद आ रहा है। अभी इतने 4 साल तो कोई कुछ कह नहीं रहा था, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था। तो दिस आइडिया ऑफ अ गठबंधन, ऑफ अ ग्रुपिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे नहीं लगता ये देश को कुछ हेल्प करेगा। तो मैं देश की जनता से बस इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब टाइम आ गया एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म का, एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म का, जिसमें कांग्रेस भी नहीं हो, जिसमें बीजेपी भी नहीं हो, जिसमें सिर्फ लोगों का एजेंडा के बारे में डिस्कशन हो। जिस तरीके से हमने तेलंगाना में किया, अगर हर एक एकड़ को किसान को 4000 एक राज्य दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? हर एक घर में पानी अगर एक राज्य सरकार दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है? जो जमीनी स्तर पर लोगों को चाहिए वो काम नहीं करते, बल्कि गुमराह करने के पॉलिटिक्स ये करते हैं। मेरी इतना ही रिक्वेस्ट है जनता से कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भी देश के राजनीति से हटाना है, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाना है, और इसके लिए हमारे लीडर भी कोशिश कर रहे हैं और जनता का हम साथ चाहते हैं। पार्टियों के लिए नहीं है, ये किसी के पोजीशन के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है, काम के लिए है। अगर जो काम तेलंगाना में हुआ वो देश भर में क्यों नहीं हो सकता? बस एक ही सवाल मुझे करनी है। और जो वादे बीजेपी करके आई है क्यों वो निभाते नहीं है? वुमेन रिजर्वेशन बिल का उनका खुद का वादा था, लेकिन लाते नहीं है। 5 साल हो गया, अभी तो हो ही जा रहा है। इस सेशन में तो ला सकते थे एटलीस्ट, क्यों नहीं लेके आए इतना मेजॉरिटी के बावजूद? तो ये सिर्फ जुमला बोल करते हैं, नारा देते हैं बहुत, लेकिन काम कुछ नहीं करते। सो इट इज टाइम। आज से तेलंगाना के तमाम अजला में बदकम्मा साड़ियां तकसीम करने का आगाज हो चुका है। बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अवामी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए की गई। बताया जा रहा है कि 90 लाख खवातीन में बदकम्मा त्योहार की साड़ियां तकसीम की जा रही हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से बदकम्मा त्योहार की साड़ियां तकसीम नहीं की गई थी। तेलंगाना हुकूमत ने बदकम्मा त्योहार को रियासत का सरकारी त्योहार करार दिया है। పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు ప్రారంభించేటువంటి ఆదేశాలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు. వర్గంలోని 179 గ్రామ పంచాయతీలలో 3 రోజుల్లోనే పంపిణీ కార్యక్రమం పూర్తి. 18 సంవత్సరాలు వయసు నుండి వృద్ధుల వరకు అన్ని కూడా సకాలంలో సంబంధిత అధికారులు వివిధ పద్ధతుల ద్వారా ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా పంపిణీ చేస్తారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఇది ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించింది. పేదింటి మహిళలు పండుగను జరుపుకోవడానికి పండుగ రోజు ఉండేటువంటి ఆనందంలో ప్రభుత్వం కూడా భాగస్వామి కావాలి. పేద మహిళల కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలి, మొహంలో సంతోషం చూడాలని మానవీయ కోణంలో తీసుకొచ్చినటువంటి तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के 2 बागी अरकान को नाअहल करार देने की कानून साज काउंसिल के चेयरमैन से अपील की है। इन्होंने दामोदर रेड्डी और प्रभाकर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की है। सीएम को और चेयरमैन को अब तो ख्याल आया कि डिफेक्शन लॉ है, इस देश के अंदर पार्टी फिराव का एक कानून है, अब तो याद आया। लिहाजा जो पहले तुमने गलती की थी उसकी तुम तेलंगाना आवाम से पहले तुमको माफी मांगना होगा और ये अमल करना होगा। और जब एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि हमारी पार्टी से भी 2 MLCs के दरखास्तें पेंडिंग हैं आपके पास। MS प्रभाकर को मैंने 23 जून 2017 में डिफेक्शन पे दिया, अभी तक कोई नहीं लिए। उनके ऊपर भी सेम कानून अमल होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने पंचायत इलेक्शन में BC रिजर्वेशन को ऑर्डिनेंस के जरिए कम करके 22% करने टीआरएस हुकूमत के फैसले को BC तबके की हक तलफी करार दिया। उन्होंने हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग की है और साथ ही BC तबके को इंसाफ के लिए सड़कों पर आने की अपील की। कांग्रेस लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त नजरसानी नहीं करने पर टीआरएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। प्रदेश बने जब से हमेशा बैकवर्ड क्लास वालों को 34% BC रिजर्वेशन था
और 100% रिजर्वेशन में 61.9 रिजर्वेशन था स्टेट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से रिजर्वेशन नहीं बढ़ना है, इसीलिए तुम कुछ भी कम करो। तो उन्होंने 34% बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को कम कर 22 कर दिए हैं। तो उनके सीधा 11 से 12% रिजर्वेशन उनका कम कर दिए। तो अब जो आंध्र प्रदेश के ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन 34% के हिसाब से 3,500 सरपंचेस आना चाहिए था, उसके बजाय 1,000 सरपंचेस इस वक्त महरूम हो जाएंगे रिजर्वेशन के कम होने की वजह से। और वार्ड्स मेंबर जो है सो 9,000 वार्ड मेंबर रिजर्वेशन की कमी की वजह से महरूम हो जाएंगे। तो आप उनकी हर हक तलफी कर रहे हैं। आपको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करते। 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमको ऐसी आया, लेकिन हमने रिव्यू पिटीशन डालकर फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाकर 2013 में इलेक्शन लगाए और 34% हम देके बताए। ये क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की है और टीआरएस की क्रेडिबिलिटी दुम दबा के भाग रहा है। तो अब बैकवर्ड क्लास के लोगों का को सड़कों पे आना चाहिए, उनका हक को लड़ना चाहिए, हम भी उनके साथ हैं। वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद अली शब्बीर ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर शुबहात का इजहार किया। उन्होंने 31 हल्का असेंबली में वोटों की गिनती और वीवीपैट की तादाद में तजाद पर सवाल उठाए हैं और साथ ही रातों रात रायदही की फीसद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी के सदर नशी मोहम्मद नुमान ने कहा है कि हुकूमत रियासत में उर्दू को फरोग देने के इकदाम कर रही है। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम में 23 दिसंबर को शाम गजल और कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। उर्दू नोइंग पीपुल ఏ జిల్లాలో ఉన్నారో వాళ్ళకి సౌకర్యాలు ఇచ్చి ఆ భాష అభివృద్ధి చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సీరియస్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ఈ లాంగ్వేజ్. భాష అనేది ఎవరిది జాగీర్ కాదు, దీంట్లో ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చు. ఉర్దూ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఎవరైతే కమాండ్ ఉంటాడో వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతారు. గజల్ ప్రోగ్రామ్ మేము ఏర్పాటు చేసినాం. ఎంఎస్ఈ ఫ్రమ్ కలకత్తా మంచి టీంతో ఇక్కడ గజల్ ప్రోగ్రామ్ 23వ తేదీ 10 పల్లా హోటల్లో 6 నుంచి 9 వరకు గజల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. తర్వాత 9:30 నుంచి 1 o'clock వరకు ఇది ముషాయరా ఉంటుంది. ముషాయరా అంటే కవి సమ్మేళన్ రాత్రి ఆ రోజు. తర్వాత దాంట్లో టాప్ పోయిట్స్ ఆఫ్ ఉర్దూ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ అట్లా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ నుంచి పిలిపిస్తున్నాం. అట్లానే అది కాక లోకల్ పోయిట్స్ ఆఫ్ ఉర్దూ కూడా ఇక్కడ ఉంటారు ఆ రోజు. అట్లనే పొద్దున పూట ఇదే హోటల్లో ఇక్కడ ఒక సెమినార్ పెడుతున్నాం. ఆ సెమినార్లో कर्नूल के उस्मानिया कॉलेज में सीईडीएम की जानिब से डीएससी 2018 के उम्मीदवारों के लिए 40 रोजा तरबियत दी गई और डीएससी उम्मीदवारों में मुफ्त तालीमी मवाद भी तकसीम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शेख मस्तान वली ने शिरकत की। सीईडीएम इंचार्ज मोहम्मद समीउद्दीन मुजम्मिल ने तलबा को भरपूर फायदा उठाने की अपील भी की। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के जेर निगरानी उस्मानिया कॉलेज में डीएससी के कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्हें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल किया गया। इनको 5 hours की कोचिंग दी गई मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, प्रोफिशिएंसी। इनके एग्जामिनेशन जनवरी और दिसंबर में है और वी ऑल विश दैट के सब कामयाब हों एग्जाम्स में। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मुल्क में थर्ड फ्रंट या फेडरल फ्रंट कामयाब नहीं होगा। उन्होंने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुल्क में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फेडरल फ्रंट की कोशिशों पर कहा कि मुल्क में कौमी सतह पर तीसरी सियासी ताकत का मतलब दर पर्दा बीजेपी को मदद फराहम करना होगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों से इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इस बार पार्टी अपने उम्मीदवारों का जल्द ऐलान करेगी। तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज आज भी आहते पार्लियामेंट में देखा गया। टीडीपी लीडर्स आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने की मांग को लेकर सरमाई इजलास की इब्तिदा से ही एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने मरकजी हुकूमत से एपी को खुसूसी दर्जा देने, रेलवे जोन कायम करने, स्टील फैक्ट्री कायम करने और रियासत की तरक्की के लिए मरकज की जानिब से फंड्स जारी करने की मांग की और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून पर अमल आवरी करने का भी मुतालबा किया। उधर वाईएसआर सीपी लीडर विजय साई रेड्डी ने भी आहते पार्लियामेंट में बाबा कौम मुजस्समा
गांधी के करीब एहतजाज किया और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने, एपी अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। आगे बढ़ेंगे। गुजरात से ताल्लुक रखने वाली चड्ढी बनियान गैंग के अरकान को विशाखापट्टनम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि 2010 से ये खतरनाक गैंग रियासत में इस तरह के कामकाज में मुलव्विस थी। पुलिस कमिश्नर महेश चंद्र ने गैंग के अरकान को पकड़ने वाले पुलिस एहलकारों की सताइश भी की। गुंटूर से बेंगलुरु जाने वाली कोंडाविडो एक्सप्रेस ट्रेन में खातून मुसाफिर को लूटने का वाकया सामने आया है। बताया जा रहा है कि खातून को सुबह के वक्त नामालूम लोगों ने हमला उस पर कर दिया और जेवरात लूटकर फरार हो गए। खातून 7 महीने की हामला बताई गई है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कर्नूल में सीपीआई और सीपीएम की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में लोक सत्ता, जनसेना, बीएसपी और सीपीआई पार्टी के लीडरों ने शिरकत की। साबिक रुकन असेंबली कर्नूल गफूर ने रियासती और मरकजी हुकूमतों पर किसानों को मुआवजा देने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया। रायलसीमा जिले और नेल्लूर, ओंगोल जिलों में लाखों एकड़ में फसल मार खाई है। सूखे की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से जो बीज बोए थे वो पूरा सूख गया है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है रैयतों को। तो इसके खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट ड्राउट बोल के ऐलान करती है, सूखा पड़ा बोल के ऐलान करती है, मगर मदद 1 रुपया भी आज तक करी नहीं। बात आने से काम नहीं होगा, क्योंकि खुदकशी कर ले रहे हैं लोग रैयता, क्योंकि खर्च में डूबे हुए हैं, फसल आई नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, पूरी पीक चले गई है, तो कोई मदद करने वाला नहीं, तो खर्च ज्यादा होके खुदकशी करते हैं। ऐसे हालात में भी चंद्रबाबू नायडू साहब ये रैयता के बारे में, किसानों के बारे में, सूखे के बारे में एक बात भी नहीं बोल रहे हैं। उधर तेलुगु देशम लीडर बीटी नायडू ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला इन चंद्रबाबू नायडू ने वाल्मीकि समाज को SC/ST जुमरे में शामिल किया है। चंद्रबाबू नायडू से इजहार तशक्कुर के लिए 27 दिसंबर को जय हो वाल्मीकि प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में वजीर आला इन चंद्रबाबू नायडू से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। इन्होंने वाल्मीकि समाज के तमाम अफराद से इस प्रोग्राम में शिरकत करने की ख्वाहिश भी जाहिर की। మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు కాళ శ్రీనివాసులు గారు, జిల్లా అధ్యక్షులు సోమిశెట్టి గారు అధ్యక్షతన నిన్న R&B గెస్ట్ హౌస్ లో సన్నాహక కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఈ యొక్క సమావేశానికి కర్నూలు జిల్లాలోని ముఖ్యమైనటువంటి వాల్మీకి నాయకులందరూ వచ్చి మరి 27వ తారీఖు నాడు జరగబోయే సమావేశాన్ని ఏ విధంగా జరగాలని సమీక్షించడం జరిగింది. ఈ యొక్క మీటింగ్ ముఖ్య ఉద్దేశం మీ అందరికీ తెలుసు, గత 62 సంవత్సరాలుగా ఇబ్బంది పడి నలిగిపోతున్నటువంటి రాజ్యాంగ సమస్య ఎస్టీ। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर विनोद कुमार यादव ने कहा है कि तिरुपति रेलवे स्टेशन को जल्द स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और इस सिलसिले में टेंडर्स तलब करने के लिए कह दिया गया है और जल्द रेलवे स्टेशन की तौसी का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। We are trying to redevelop this Tirupati station and NBCC has called for the tenders. There were 2 tenderers who have submitted their bids, and during technical discussion it was found that some more technical detailing is required to be done, some more design layout is to be changed. So therefore the tender has been discharged and a redesign is being worked out based on the suggestions which we have received from various private sector people, and especially this north side, this road, state government has already written letter to central government for transferring this road to state government and in turn। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news@teenudu.com पर। आदाब।